नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं आपको मैथ में त्रिभुज पढ़ाऊंगा, मतलब ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ज्योमेट्री में हम पहले आपको स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की क्या क्या थ्योरम होती है, मतलब प्रमेय क्या क्या होती है, त्रिभुज के क्या क्या पॉइंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो चलिए बने रहिएगा, देखिएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमने लिखा है, पहला चैप्टर में लिखा गया त्रिभुज से स्टार्ट किया, ट्रायंगल। किससे स्टार्ट किया मैंने? ट्रायंगल स्टार्ट किया। ट्रायंगल का पहला पॉइंट है कि भाई जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो त्रिभुज में होता क्या है, त्रिभुज क्या है, डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है दोस्तों। तो उसको पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आता है त्रिभुज। त्रिभुज तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि तीन भुजा मतलब त्रिभुज क्या है, तीन भुजा का मेल है। तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, हम भाई रेखाखंड पहले आप जान लीजिए। रेखाखंड, ठीक है, और रेखा, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल से जब हम लोग लाइन और रेखा पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी बात आती है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। रेखाखंड होता है कि जब दो बिंदुओं के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो, दो बिंदुओं के बीच, मतलब इसका एंड पॉइंट बात करें तो इन दोनों के, मतलब इसका एंड पॉइंट ए है, इसका एंड पॉइंट बी है, मतलब दो बिंदुओं के बीच वाली लाइन को, दो बिंदुओं के बीच खींची गई लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। ये क्या है? रेखा क्या है? रेखा क्या है आपका? जिसका अंत ही ना हो, मतलब कि हम कितनी बड़ी लाइन खींचते चले जाएं उसको रेखाखंड कहेंगे, जब तक उसका अंत ना हो। अगर हम तुरंत पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, तो ये रेखा ना होकर रेखाखंड हो जाएगी। तो रेखा क्या होता है? जिसका अंत ना हो, वो कहीं ना कहीं अनंत में जाके मिले, उसको रेखा बोलते हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच खींची गई लाइन को, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब चलता हूं मैं त्रिभुज पे। तो दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं का मेल, ठीक है, तीन भुजाओं का मेल। तो हम लिख सकते हैं कि तीन भुजा से बनी एक बंद आकृति होती है, एक बंद आकृति होती है, ठीक है दोस्तों। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये भुजा क्या होंगी, देखिए तीन भुजाएं हमने खींच ली, ए बी और सी, ठीक है, तीन भुजा मैंने खींच ली। तो भुजा क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी और बी सी हो जाएगी और ए सी हो जाएगी, भुजा आपकी हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक त्रिभुज की डेफिनेशन समझ में आ गई है। त्रिभुज की डेफिनेशन समझ में आ गई कि तीन साइड को मिलाकर जो आपकी आकृति, जो आपका फिगर तैयार होता है, वही आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम कुछ परिभाषाएं और जानते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज से संबंधित परिभाषा होती है पहली, भुजा। अब देखिए, अभी हम लोग भुजा बता रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे वही, ठीक है। अब देखिए भुजा क्या होती है। हमने कहा कि इस त्रिभुज में जो आपका आएगा रेखाखंड आएगा, ठीक है, रेखाखंड। इसको हम लोग यहाँ मात्रा लगाते हैं, यहाँ पर रेखाखंड, ठीक है। लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं। रेखाखंड कैसी होती है? तो हमने भी बताया है कि इसका एंड पॉइंट होता है ए और बी, ठीक है, मान लिया मैंने। तो तीन रेखाखंड से बनी, तीन रेखाखंड से बनी जो त्रिभुज तैयार होता है, वही रेखाखंड भुजा कहलाती है। मतलब मैंने बोल दिया, एक रेखाखंड ये है, ठीक है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है। देखो इसका एंड पॉइंट देखो यहाँ पर है, इसका देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। तो तीन रेखाखंड से जो त्रिभुज तैयार होता है, उस रेखाखंड को ही क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। क्लियर हो गया? देखिए समझ में आ गया दोस्तों। तीन रेखाखंड आप खींचो, तीन रेखाखंड ऐसे मेल करो जिससे क्या हो? ट्रायंगल बन जाए। तो आप इसी तरह मेल कर पाओगे भाई तीन रेखाखंड को। और जब ट्रायंगल बन जाएगा तो उस ट्रायंगल की जो रेखाखंड होगी वो बाद में क्या बोलती हैं? भुजा बोल जाती हैं, ठीक है, साइड बोल जाती है उसको, ठीक है। लाइन सेगमेंट को मिलाकर ही क्या बनता है? साइड बनता है। तो यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब आता है भुजा, पढ़ लिया हमने, भुजा पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है शीर्ष,
शीर्ष, शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं यहाँ पर शीर्ष, शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो शीर्ष क्या होती है, अगर पूछ लिया त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है, तो आप बोलिए कि दो भुजाओं को, जब हम दो भुजाओं को, ठीक, एक भुजा हमने ले लिया ए बी, एक हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, सी बी, ठीक है, ले लिया। जब दो भुजाओं को हम ऐसे मिलाते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर ये मिल जाएंगे। भाई एक भुजा हम यहाँ से खींचे, एक भुजा हम यहाँ से खींचे, एक भुजा हम यहाँ से खींचे, देखो तीन भुजाएं खींचकर त्रिभुज बना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाओं से दो भुजा मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो ये पॉइंट में जाके मिली। इसी पॉइंट को हम कहेंगे क्या, शीर्ष बोलेंगे। मतलब कि त्रिभुज की भुजाओं पर जो प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं पर जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही आपका शीर्ष कहलाता है। या फिर दो भुजाएं, दो ऐसी भुजाएं जब एक दूसरे को मिलान करें तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष या फिर वर्टेक्स। मतलब दो साइड को जब हम ऐसे खींचे कि वो कहीं ना कहीं जाकर मीट करे, मिले, उस मीट वाली बिंदु को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। समझ में आ गया, वर्टेक्स भी समझ में आ गया, ठीक है। तो त्रिभुज की तीन वर्टेक्स होती हैं, त्रिभुज की क्या होती हैं, तीन वर्टेक्स होती हैं। देखिए इसको मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया। तो हमने भुजा की बात की थी, पहले भुजा की बात की थी। भुजा क्या होगा, बोलोगे सर ये PQ भुजा हो जाएगी, और क्या होगी, QR भुजा हो जाएगी आपकी, और PR भुजा हो जाएगी, ठीक है। तीन भुजा है, तो शीर्ष क्या होगा, शीर्ष भी क्या होंगे, तीन होंगे। एक P होगा, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ये पॉइंट, ये P, और ये Q और ये R, ये तीन भुजा और तीन शीर्ष हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आता है त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का कोण आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग शीर्ष पढ़े, हमने भुजा पढ़ी, शीर्ष पढ़ी, तो मैं एक और चीज आती है यहाँ पर दोस्तों, कोण कहता है, कोण, ठीक है। तो कोण क्या होता है, शीर्ष पर बनने वाले, ठीक है, बनने वाले जो आपका शीर्ष में बनता है। देखिए शीर्ष में बनेगा, भाई तीन शीर्ष खींचा आपने, पहले तीन भुजा खींची, इस पॉइंट को हम लोग P बोले, इस पॉइंट को हम लोग Q बोल दिया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिया, R बोल दिया, ठीक है। तो भुजा और शीर्ष समझ में आ गया। तो देखो शीर्ष पर एक आपका एंगल बन रहा है, ये आपका ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो शीर्ष पर बनने वाले कोण को त्रिभुज का कोण कहा जाता है। तो वो कोण कौन होगा, कोण P होगा, कोण Q होगा, कोण R होगा। तो कोण को हम लोग ज्योमेट्री में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और त्रिभुज को हम लोग ज्योमेट्री में दोस्तों कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, छोटा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। और साथ के साथ में हमने एक चीज और पढ़ना है, किसी भी त्रिभुज की तीन कोणों का योग 180 होता है। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, मतलब समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की तीन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 180 डिग्री, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और ये ज्योमेट्रिक जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये क्लास 8 के लिए भी है, क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 10 के लिए भी है। और आगे जो अदर एग्जाम होते हैं, बारीकी से चीज पूछ ली जाती है, उन सब के लिए भी ये क्लास है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आता है हमारा अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं इसी फिगर में। अभिलंब, अभिलंब तो देखिएगा, किसी भी शीर्ष से आप एक भुजा खींचोगे, एक रेखा खंड खींचोगे, किसी भी शीर्ष से एक रेखा खंड खींचेंगे तो वो अपने सामने जाकर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ तो मैंने एक लंब डाला, यहाँ पर लंब हो गई, ठीक है, ये देखिए हो गई ना दोस्तों। यहाँ पर किसी भी शीर्ष से, मतलब P शीर्ष डाला, P के विपरीत वाली भुजा क्या है, क्या है, QR है। तो P से हम डालेंगे एक लंब QR पर, ठीक है। इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। मतलब शीर्ष पर बनने वाले, नहीं, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से
उसके सामने भुजा पर जो लंब पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर डी पॉइंट मान लें, इसको डी पॉइंट मान लें तो आप क्या लिखोगे, पी डी परपेंडिकुलर मतलब अभिलंब है किस पे, क्यू आर पे। अगर ये लाइन मतलब ये रेखाखंड, ये वाली पी डी रेखाखंड या फिर भुजा अगर क्यू आर पर लंब है तो वो दो बराबर भागों में बांट देती है इस साइड को। मतलब कि अगर ये पूरी साइड कितनी है, बोलोगे सर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है, तो ये 2 और 2 में बांट देगी। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो गाइस हमने त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के शीर्ष पढ़े, भुजा पढ़ी और अभिलंब पढ़ा और कोण पढ़ लिया। तो हम त्रिभुज की एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं कि एक ऐसी बंद आकृति जिसके 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 अभिलंब हों। ठीक है, 3 अभिलंब डाल सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ डालूंगा इस पे, एक यहाँ डालूंगा इस पे, तो हम उस बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। तो समझ में आ गया गाइस, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला टॉपिक तैयार किए हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, मतलब टाइप कितने प्रकार के ट्रायंगल हैं, कितने प्रकार के ट्रायंगल हैं। तो ट्रायंगल को हम लोग 2 प्रकार से बांटे हैं, 2 प्रकार से बांटे हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को हम लोग ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, इसको हमने 3 भागों में। तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमने बांटा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एंड तीसरा हमने बांट दिया है दोस्तों किसमें, विषमबाहु त्रिभुज में। किसमें, विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज। ये देखिए, ये मैंने बांट दिया है। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। फिर कोण के आधार पर त्रिभुज को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। फिर आता है गाइस आप लोग का समकोण त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक कहाँ से पाएगा भाई। तो देखिए हम हर एक चीज को बताएंगे यहाँ पर। समकोण त्रिभुज, फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इतने बात समझ आ गई। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज को 2 प्रकार में बांटा गया है, मतलब 2 प्रकार में, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 टाइप में लिखा गया है, यहाँ पर कोण के आधार पर भी 3 टाइप में लिखा गया है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम बारी बारी से हर एक चीज को आराम से समझते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज को, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, परिमाप कितना होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, पूरा डराइव करेंगे, मतलब पूरा सिद्ध करूंगा। हमने कहा ना ज्योमेट्री अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया हमसे तो आप बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा, मैं आपको यहाँ से पढ़ाना चालू करता हूँ। मैं इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग ने नोट कर लिया होगा। हमने पहला क्या बोला आपसे, पहला चलिए देखिए अब यहाँ पे पहला क्या बोला मैंने, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो जिस एक त्रिभुज में बना लो, एक त्रिभुज में बना लेता हूं यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा हमने ए मानी, इसकी ए मानी, इसकी ए, मतलब समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, पहली चीज समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, पहली चीज। ठीक है, अगर भुजा बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, मतलब मैं बोल दूं कि P से R, P से Q, ये वाली भुजा देख रहे हो, यहाँ से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार ये वाली भुजा और
ये वाले भुजा, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर आपकी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, मतलब संगत भुजाएं बराबर हो, तो उनके द्वारा बनाए गए संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है, ठीक है। तो अगर भुजा बराबर हुई तो कोण भी बराबर होंगे, तो मतलब सारी कोण भी बराबर होंगे, सारी कोण भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजा और सारे कोण बराबर होते हैं, उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिएगा, हमने यहाँ तक दो बातें आपको यहाँ बताई मैंने, ठीक है। हम यहाँ से हम क्या करते हैं, हर एक चीज का फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला में पहले चीज हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में पहली चीज परिमाप। अच्छा, परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है भुजा का योग, भुजा का योग। नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट करके इसको आप लिख लीजिए। परिमाप का मतलब होता है कि जो आकृति बनी हुई है उस आकृति में भुजा कितनी है उनका सब बता दो, वो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति में भुजा कितनी है, 3 भुजा है। तो भुजा के माप क्या है, तो बोलोगे सर ए है प्लस का ए है प्लस का ए है, तो क्या हो जाएगी 3a हो जाएगी। ये परिमाप आ गया, मतलब 3 इंटू भुजा हो जाएगी, ठीक है। कॉपी में क्या लिखा होता है, 3 इंटू भुजा, 3 गुणे भुजा बराबर परिमाप, ठीक है। ये परिमाप हो गया। अब हम आपसे बात करें कि अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप, तो ये फॉर्मूला होता है परिमाप अपॉन 2, मतलब परिमाप का आधा। क्या हो जाएगी, परिमाप का आधा हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप लिख लो, अर्ध परिमाप, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 3a/2 हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ से हम त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालेंगे। हाइट, तो हाइट दिया नहीं है, हाइट मान लेते हैं। मैंने P से एक अभिलंब खींचा है, किस पे, इस पे, मतलब कि QR पे। ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये पूरी साइड आपकी A है, तो मैंने बताया जब किसी शीर्ष से कोई भुजा पर लंब गिरता है तो 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a/2 लिखो, यहाँ पर a/2 लिखो, ठीक है, a/2। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट हमने मान लिया D, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, D मान लिया दोस्तों। तो यहाँ से हम निकालेंगे आपकी PD निकालेंगे, PD आपको निकालेंगे, PD क्या यहाँ से निकालेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PDQ बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री है, मतलब ये त्रिभुज 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज में हमारा क्या, कौन सा प्रमेय काम करेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या काम करेगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है दोस्त। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। तो अगर हम एक 90 डिग्री का हमने साइड बना दिया, भुजा एक त्रिभुज बना दिया A B और C, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री है, ये नोट करके चलिएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बोलेंगे, ठीक है, हमेशा आंख मूंद के, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं त्रिभुज में थीटा डिग्री यहाँ बना दूं, ठीक है, थीटा डिग्री, तो क्या हो जाएगी 90 डिग्री और थीटा डिग्री को मिलाने वाली भुजा को, मिलाने वाली भुजा को, ये वाले भुजा को देखो, ये मिल रहा है, इनको कौन मिला रहा है, बीच में मिला रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। और तीसरी जो बच जाएगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर मैं बोल दूँ कि इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज मैंने छोटा सा ये बना दिया, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, मैंने यहाँ पर एक थीटा बना दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को, साइड को हाइपोटेन्यूस H मतलब कर्ण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जब थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बेस बोलेंगे।
आधार बोलेंगे, ठीक है। और जो तीसरी बच जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, पी हो जाएगी, मतलब लंब हो जाएगी। देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने बोला उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या क्या होती है, कण का स्क्वायर होती है। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है। तो इन्होंने कहा था कि त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर होता है अपने बचे हुए शेष दो बच जाते हैं, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वही चीज हमारे यहाँ पर फार्मूला आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग फार्मूला के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतनी काम की चीजें हैं। इस समय त्रिभुज को मिटा देता हूँ दोनों, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आराम से देखिएगा, आराम से बताया भी जा रहा है आपको, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री का होती है, थोड़ी इससे कम समझ में आती है बच्चों को, ठीक है, इसलिए आराम से बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी हाइट हमने, ठीक है, मान लिया हमने h, ठीक है, h माना PD बराबर h, ठीक है, h मान लिया। तो अब देखिएगा हम इस त्रिभुज में लगा रहे हैं PDQ में, ठीक है, त्रिभुज PDQ में, ठीक है। तो देखिएगा कण का स्क्वायर, कण कितना है, a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है, h है, h का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर h स्क्वायर प्लस का a/4 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले मेंबर को a/4 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का a/4 बराबर h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी दोस्त, यहाँ पर देखिएगा 4a स्क्वायर माइनस का a/4, ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर माइनस कर दोगे 3a/4 आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो h बराबर क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, 3a/4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए जेल के अंदर रहेगा, मतलब अंडर रूट के अंदर 4 बाहर निकल जाएगा और a बाहर निकल जाएगा। h कितनी आ गई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर नोट बना के लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगी, ठीक है, √3 × 2 मल्टीप्लाई भुजा, ठीक है। a को हम लोग भुजा ही तो बोले हैं, a को हम लोग भुजा ही बोले हैं। तो हमारी क्या रहेगी, ये फार्मूला आ गया है, ये फार्मूला आ गया है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दी हो तो भुजा नहीं निकल जाएगी, भुजा निकाल लोगे। तो यहाँ से हम भुजा का फार्मूला बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकलेगी, तो बोलोगे सर यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, भाई 2 यहाँ पे भाग में है, यहाँ डिवाइडिंग भाग में है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। √3 वहाँ पे गुणे में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ये संख्या इधर आएगी तो पलट जाती है, ठीक है। 2/√3 इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से देखो मैंने कहा ना हर एक चीज को, ठीक है, मतलब पेपर में दे दिया जाए ऊंचाई, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी जाए, बोले कि भुजा ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे। हमने कहा एक फार्मूला, हम सारी चीजें ना निकाल के दिखाएंगे आपको। तो हमने h निकाल लिया, ऊंचाई, तो आपकी भुजा भी आ गई। मतलब अगर हाइट निकाल लिया है बिलियन ट्रायंगल का, तो उसकी साइड भी आ जाएगी इसी फॉर्मूले से। भुजा को आप रोक कर रखो, ये 2 क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चला गया, ये √3 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से भुजा भी आ गई आपकी, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, अभी आ गई है, अब फिर आगे चलते हैं। दोस्तों हमने परिमाप पढ़ा, अर्ध परिमाप पढ़ा, ऊंचाई पढ़ी, भुजा पढ़ी, किसकी, इक्विबिलियंट ट्रायंगल की, मतलब समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। मैंने कहा ना आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार देख लीजिए, ड्राइव कर लीजिए, हमेशा माइंड में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब आता है क्षेत्रफल, कहता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखो
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये त्रिभुज का होता है। लेकिन हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्या होगा सर, तो यहाँ पर तो बेस तो चलो दिया हुआ सर, लेकिन हाइट नहीं दी थी। हाइट तो निकाल लिया है, यहाँ पर कितनी निकाली है, तो यहाँ पर रख दो भाई। तो यहाँ पे लिखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रखोगे हाफ, लिखो यहाँ पर बी की वैल्यू मतलब बेस क्या है, तो आप देख रहे हो क्यू आर आपका बेस है, आधार है, उसकी माप कितनी है, ए है, तो ए लिख दो। हाइट कितनी है सर, बोलोगे तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है, कितना है √3/2 मल्टीप्लाई भुजा क्या है, ए है ना यहाँ पर। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 से √3 आएगी, नीचे क्या होगा 2 दूनी 4 और a गुणे a स्क्वायर होगा। ये देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हमने समबाहु त्रिभुज को क्लियर कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला त्रिभुज आता है भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो हमने एक त्रिभुज खींच लिया आपके सामने, एक त्रिभुज खींच लिया, ठीक है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। समद्विबाहु, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, ऐसी दो भुजा बराबर हो उससे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो मतलब दो साइड बराबर, मैंने मान लिया ए बी बराबर ए सी, मान लिया ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो ये दो भुजा बराबर हो गई। तो हमने कहा कि जब भुजा बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है, एक ये भुजा बराबर है, एक ये भुजा बराबर, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। मतलब संगत भुजा बराबर तो संगत कोण भी बराबर है। ठीक है, ये तो मतलब कोण बी बराबर कोण सी। तो दो लाइन लिखोगे इसके लिए। समद्विबाहु त्रिभुज कैसी होती है, क्या होता है, तो बोलोगे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर और दो कोण बराबर हो, उससे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे चले, तो हमने इसको मान लिया ए, तो ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाली साइड आपकी अलग होगी, तो इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, बी मान लिया। तो पहली चीज हम यहाँ पे कॉर्नर पर लिखते हैं परिमाप। हमने कहा ना हर एक चीज का फॉर्मूला बताएंगे। परिमाप क्या होता है, हमने कहा था भुजा का योग। तो भुजा का योग क्या है, तो ए लिखो यहाँ पर, फिर प्लस का ए प्लस का बी। कितनी बात समझ में आ गई, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी आ जाएगी। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। फिर हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो दोस्तों अर्ध परिमाप क्या होगा, हमने बताया था परिमाप का क्या होता है, आधा होता है, तो हाफ कर दिए। ठीक है, दो चीजें तो आराम से निकल गई। अब आता है यहाँ पर ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, अगर पूछ ली जाए आपसे, भुजा दे दी जाए आपको, ठीक है, और ऊंचाई पूछ ली जाए, ठीक है, ट्रायंगल में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लोगे, एक बार समझ लोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया, ए शीर्ष ए से एक लंब डाला, किस पे, बी सी पर मैंने डाल दिया है। तो ये कितनी भुजा है, बी है, तो क्या हो जाएगी, बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में भी, मतलब जो हम समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे थे, क्या था, त्रिभुज ए, इसको डी मान लो, ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसकी हाइट को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया है। तो माना ए डी बराबर एच, लेट कर लिया एच। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का है, 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, तो क्या है भाई, वो थ्योरम कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चीज है, ये मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और आधार का क्या है, b/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है, पीडी मतलब एच स्क्वायर माना है आपने। पीडी मतलब पीडी नहीं, एडी एच माना है आपने। यहाँ तक क्लियर।
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का एच स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इस वाले मेंबर को हम इधर लेकर आएंगे तो बोलो सर जी यहाँ पर ए स्क्वायर ऑलरेडी पहले था माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एच बराबर एच स्क्वायर 4, ठीक है, बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, एच स्क्वायर को इधर लिख देते हैं और बाकी मेंबर को मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर मैं क्या करा, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? एच स्क्वायर से हमने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए यहाँ से अंडर रूट के अंदर से दोस्तों सिर्फ 4 ही बाहर आएगा, बाकी कोई भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। 4 बाहर का मतलब क्या है, 1/2। फिर आपका अंदर क्या बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एच। अब देखिए, ठीक है, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे पेपर करने जाओगे टाइम लग जाएगा। इसके लिए जो अदर एग्जाम के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ पर हो गया। और 8th 9th वाले तो आप देख ही लीजिए। ठीक है, तो आ जाते हैं, यह हो गया आपकी एच आ गई यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर एच आ गई है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर एच मतलब किसकी ऊंचाई, किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होती है, तो हाफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे यहाँ से भाई। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एच की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे सम दी बाहु त्रिभुज की, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, ऐसे फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है तो बोलोगे सर यहाँ पर बी ही है, एच कितनी है तो ये रख दो हाफ गुणे अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, 2 दूनी 4, फिर b आ जाएगा, फिर अंडर रूट क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्षेत्रफल। तो इसको भी आराम से नोट कर लीजिए, आगे चलते नोट करिए इसको। चलिए अब आगे 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 चलते हैं। आगे क्या है आपका विषमबाहु त्रिभुज है। दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा है कि विषम का मतलब कि अलग अलग भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो मैंने एक भुजा को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे को सी मान लिया। ठीक है, अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोण 1, कोण 2, कोण 3। ठीक है, सिंपल बात। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं अलग हो और 3 कोण अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो इस विषमबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा फार्मूला काम करता है, हीरोन सूत्र, हीरोन का फार्मूला यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ से पहले हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, भुजा का सम होता है भुजा का सम। ठीक है, और फिर अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप को हम लोग एस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, भुजा का हाफ हो जाता है। देखो मतलब परिमाप का हाफ हो जाता है, परिमाप का हाफ मैंने बताया आपको। ठीक है, परिमाप का हाफ। तो यहाँ अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, अगर परिमाप मान लो 24 दिया हुआ है तो एस मतलब अर्ध परिमाप की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला लगेगा। क्षेत्रफल क्या होता है हीरोन्स फार्मूला का, यहाँ पर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ परिमाप आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग ने भुजा के आधार पर सारी चीजें पढ़ लिया है। 3 टाइप के होते थे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था, यहाँ तक क्लियर हो गया था। तो हम लोग कोण के आधार पर पढ़ते हैं। कोण के आधार पर आपको क्या पढ़ना है, न्यून कोण त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, पहले तो न्यून कोण जानिए, न्यून कोण क्या है। ठीक है,
न्यून कोण में क्या होता है, ऐसा कोण जो थीटा, थीटा मतलब कोण, ऐसा कोण जो क्या हो जीरो से बड़ा हो, जीरो से क्या हो बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, इनके बीच में बनने वाले कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब न्यून कोण तो पढ़ना नहीं, न्यून कोण त्रिभुज पढ़ना है। तो एक ऐसी त्रिभुज, एक ऐसी त्रिभुज, ठीक है, जिनका कोण अगर हम बनाए तो क्या हो 90 से छोटा बने। मतलब अगर मैं बोल दूं कि आपके 75 हो गया, ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, हमने कहा त्रिभुज के तीन कोण, मतलब तीन कोण को जब सम करोगे कितना आएगा 180 आएगा, मतलब 180 आएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, आप 5 5 चलोगे करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब 80 120 हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 90 से सारी चीजें क्या है छोटी हैं, 90 से सारी कोण क्या है छोटे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। देखिएगा, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो अगर किसी भी दो कोण को, किसी भी दो कोण को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, बड़ी आएगी तीसरी कोण से, हाँ या ना, ठीक है, हमेशा। ठीक है, मतलब बड़ी आएगी। देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, ठीक है, 60 हो गया, तो 120 बड़ा है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल देते हैं कि इन दोनों जोड़ दो, इन दोनों जोड़ो, इन दोनों जोड़ो, कितना आएगा 135 आएगा। ठीक है, 7 6 13 5, 135 आएगी, 135 डिग्री आएगी। ठीक है, तीसरी भुजा क्या है 45 डिग्री है। मतलब पहला पॉइंट क्या बन गया कि न्यून कोण त्रिभुज की अगर दो कोण का सम तीसरी कोण से कम हो जाए, दो कोण का सम तीसरी कोण से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या होगी, आपकी न्यून कोण हो जाएगी। ठीक है, पहले ये लाइन नोट कर लीजिए कि सब न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का सम तीसरे कोण से कम होता है, दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ आए। अगर मैं एक बात और बोल दूं आपको, एक बात और बोल दूं मैं, न्यून कोण त्रिभुज के लिए एक बात मैं बोल दूं कि न्यून कोण त्रिभुज के लिए दो कोण का सम 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में ये भी बात लिख सकते हो आप लोग, न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का सम, दो कोणों का सम क्या होगा, हमेशा क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा दो कोणों का सम, चाहे आप यहाँ से ऐड कर लो, चाहे यहाँ से ऐड कर लो, चाहे यहाँ से ऐड कर लो, जब दो कोणों को ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या होगा 90 से बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हमने बताया, जब दो कोणों को ऐड करेंगे तीसरी कोण से क्या होगी, हमेशा ज्यादा आएगी, पहचान। ठीक है, ये दो होगी। तीसरी चीज है, तीसरी चीज, त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, बोलोगे सर ए बी सी। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज में हम भुजा ए बी का स्क्वायर कर दें और प्लस बी सी स्क्वायर कर दें, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में अगर भुजा के स्क्वायर का सम, दो भुजा के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, ज्यादा होगी, हमेशा क्या होगी, तीसरी भुजा के स्क्वायर से ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको मान लो, इसको इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने के बाद हम ऐड करें तो जो तीसरी वाली साइड होगी उसके स्क्वायर से ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ, न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है, न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हों। तो मैंने 75 45 60 का बना दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से पॉइंट निकालना चालू किया। पहला पॉइंट क्या है, न्यून कोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, कि दो त्रिभुज का सम, मतलब दो कोण का सम तीसरे कोण से क्या होगी, ज्यादा होगी, मैंने करके दिखा दिया। दूसरी चीज मैंने बताई कि जब न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों को ऐड करेंगे, दो कोणों को हम जोड़ेंगे तो वो क्या होगा 90 से हमेशा क्या होगी, बड़ा आएगी, चाहे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने बताया कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग, तीसरी भुजा, दो भुजाओं के वर्ग का योग, दो भुजा के वर्ग का योग तीसरी वाली स्क्वायर के बराबर बड़ी होगी, तीसरी वाली स्क्वायर से हमेशा बड़ी होगी, अधिक होगी। ठीक है, हमने बताया आपको। ठीक है, नोट करना तो तीसरी वाली नोट कर लो। मैं बोल रहा हूँ किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। ठीक है,
बस इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, हमने अगला डाल दिया मैंने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो ये काफी इंपॉर्टेंट त्रिभुज होता है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत चीजें होती हैं, इस पे बहुत सारे थ्योरम होते हैं। तो इसको पहले आप अच्छे समझ लीजिएगा, बेसिक चीज क्या होती है। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बात सही है। समकोण त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से देखिएगा, हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज का 3 कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगी, 45 डिग्री मान लें, इसको 45 डिग्री मान लें, या फिर इसको 60 डिग्री मान लें, या फिर इसको 30 डिग्री। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक 90 डिग्री हो गया है तो जो आपके शेष 2 कोण बचे हैं उसको आप 90 डिग्री में ही तो डिवाइड करोगे। तो हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो बोलोगे एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और जो शेष 2 कोण बचे हुए हैं उनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। मतलब कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी। इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो शेष बचे हुए कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब कि समकोण त्रिभुज में अगर एक क्या है, मैं बोल दूं शेष 2 कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर होगी। बात सही है। शेष 2 कोणों का योग तीसरी कोण से बराबर होगी तो वो कोण कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। पूछ लिया कि अगर किसी भी ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके 2 कोण का योग तीसरे के बराबर हो जाती है, तो याद रखिएगा आप समकोण त्रिभुज। क्योंकि भैया तीसरा कोण क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री तीसरा कोण फिक्स है तो जो 2 कोण बचेंगे वो 90 में ही डिवाइड होंगे, 90 में डिवाइड होंगे, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 निकल गया तो 90 में डिवाइड होंगे। चाहे इसको 80 और 20 में बनाए तब भी क्या होगा, 80 और 10 में बनाए तब भी क्या होगा, 90 होगा, सॉरी 80 और 10 होगा, ठीक है। ये 80 होगा, ये 10 होगा, देखो यहाँ पर है ना। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 90, तीसरे के बराबर हो गया। ये चीज है, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा को हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला है, कर्ण बोला है। अगर सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करते हैं समकोण त्रिभुज में, हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करते हैं तो ये रिजल्ट क्या देता है, शेष बचे दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये देखा गया है। मतलब कि शेष क्या बच रहे हैं, BC स्क्वायर बच रहा है प्लस AB स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। ये BC क्या है, आधार है, और ये क्या है, अपना लंब है। तो समकोण त्रिभुज में क्या देखा गया, दूसरी चीज कि जब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर किया गया तो देखा गया कि शेष बची 2 भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर हो गई, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। पहली चीज आपको समझ में आ गई कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 2 कोण क्या हो, 2 शेष बचे 2 कोण क्या हो, इनका योग 90 के बराबर हो जाए तो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। दूसरी चीज आपकी ये हो गई। यहाँ से एक हम मान लेते हैं आपका ये A है, ये B है, A ना मानो, ये परपेंडिकुलर P मान लो, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो अगर इसका परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा, H प्लस B प्लस P, परिमाप आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता होगा, बेस भी पता होगा, H भी पता होगा, ठीक है। क्योंकि H क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 फार्मूले इसको निकल गए और दो बिंदु निकल गए हैं, ठीक है। आपको इसको नोट करना है। चलिए अब ये क्या है, इसका टाइप ऑफ ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक है। मतलब भुजा के आधार पर हमने पढ़ लिया था, कोण के आधार पर पढ़ रहे थे। कोण के आधार पर 2 चीजें हमने बता दी गई है। समद्विबाहु त्रिभुज का वो बता दिया गया था आपको, समकोण त्रिभुज बता दिया गया है, अधिक कोण त्रिभुज आपका बचा हुआ है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसे बनता है, मतलब 90 से बड़ा, ठीक है, ऐसे। इसको मैंने क्या मान लिया, A मान लिया दोस्त, यहाँ पर B मान लिया, यहाँ पे C मान लिया, ठीक है। एक त्रिभुज क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, एक त्रिभुज क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। ये मान लेते हैं 105 डिग्री का है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जो एक कोण क्या हो, 90 से बड़ा हो, 90 से
बड़ा हो और शेष दो बच्चे कोण का योग, शेष दो बच्चे कोण का योग 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों लिखा गया है भाई, अगर एक कोण 90 से छोटा है, मान लो 105 लिखा है, तो अभी शेष दो कोण जो बच्चे होंगे वो 90 से छोटा ही होंगे, क्योंकि भाई पूरा कितना हमें मेजर करना है 180, 105 चला गया, बचा कितना 75, 75 में 40 बोल दो, ये 35 बोल दो, अब इनका सम करो कितना आएगा, 75 तो आएगा हमेशा। ठीक है, 90 से छोटा ही तो आ रहा है, 90 से छोटा ही आएगा ना भाई, ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है ना, क्योंकि भाई टोटल 180 बनना है। एक बात फिक्स कर दी गई कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, एक कोण क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा 120 मान लो, 100 मान लो, ठीक है 95 भी मान लोगे, तब भी क्या होगा, दोनों को योग करोगे तब भी 90 नहीं आएगा। तो मतलब कि जब अधिक कोण ऐसा त्रिभुज होता है, एक कोण 90 से बड़ा होगा तो शेष बच्चे दो कोण जो होंगे 90 से छोटे होंगे। ये बात समझ में आ गई, पहली लाइन ये लिख लीजिएगा। दूसरी लाइन क्या लिखनी है, दूसरी लाइन क्या लिखनी है कि जो इनके तीन भुजाएं हैं, तीन भुजा है, तो देखिएगा तीसरी लाइन लिखिए आप लोग, अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजा के योग, दो भुजा के वर्गों का योग, अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्गों के योग से क्या होगी, क्या होगी यहाँ पर कम होगी। ठीक है, देखिएगा मतलब हमने बोल दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, इनका योग क्या होगा, इस बार कम हो जाएगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पर, मतलब फिर से लिख लीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहीं पर हम त्रिभुज का एक लेक्चर समाप्त करते हैं। आज पहला लेक्चर था आपका इस त्रिभुज में, मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से कि हर एक चीज़ आपको बताएं। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगे पूरा वीडियो देखिएगा, आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है, आप इसको समझिएगा, और जो इस वीडियो में कमी रह गई होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पर हम मतलब समाप्त करते हैं और आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।